पिछले 2 दिनों से अतरी और सावरी अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि इस जो जो गांव हैं सुर्खियां बने हुए हैं और यहीं के लगभग 500 से अधिक ट्रैक्टर मालिक और 2500 से अधिक मजदूर कल एसडीएम के पास अपने पूरे ट्रैक्टर लेके पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपा है। तो हम ग्रामीणों से ही जानते हैं कि आखिर क्या ऐसी मुसीबत आन खड़ी हुई कि वो अपने ट्रैक्टरों को लेकर के वारासिवनी मुख्यालय आना पड़ा, अपने काम बंद करके, और उन्हें एसडीएम को ज्ञापन सौंपना पड़ा। भैया बताएंगे क्या नाम है आपका? राजू रेनायत। ये बताइए, आप लोग कल बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टर के साथ और मजदूरों के साथ वारासिवनी पहुंचे थे और रैली निकाली थी और ज्ञापन सौंपे थे। क्या कारण है जिसकी वजह से आपको रैली निकालनी पड़ी और ज्ञापन सौंपने की नौबत आई? ये राजनेता आए दिन हमारे घाट को बंद करते हैं, इसलिए हमें रोजगार चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ रैली लेके गए थे। क्यों बंद करते हैं? अवैध है बोलते हैं इसको, तो घाट क्यों को। अवैध बोलते हैं, बताइए ना अब थोड़ा। क्या मालूम क्यों अवैध बोलते हैं, आके बोले हमें, बताए कि ये नहीं चलेगा तो नहीं करेंगे हम लोग, हमें दूसरा से रोजगार दे दो। अब हमारे पास रोजगार नहीं है, हम यहाँ पर आके रोजगार करते हैं। अच्छा, कब से बंद है आप लोगों का काम? ये 6-7 दिन हो गया बंद है तो। अच्छा, 6-7 दिन हो गए। जी। फिर ये बताइए, जो आप लोगों ने ट्रैक्टर फाइनेंस करवाए हैं उसको कैसे करते हैं फिर, और आप दूसरे भी काम करते हैं क्या? हाँ, दूसरा भी काम करते, खेती करते, लेकिन सभी लोग के ट्रैक्टर फाइनेंस हैं। अच्छा, तो फिर कैसे करते हैं कि जब काम बंद है अब तो? काम बंद है, अब देखेंगे कैसा करेंगे, बताएंगे हमको। जिन जिन ने घाट बंद करे, जो जो राजनेता है वो हमारी किस्त भरे फिर आके। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए भैया, कितनी आमदनी होती थी आप लोगों को? यहाँ पे पर डे का 400-500 रुपये पड़ जाता था हमको अच्छा, बचत। तो अभी जो काम बंद है तो फिर कितना प्रभावित हो रहे हैं इससे? अभी तो बैठे हुए हैं घर पे। कल तो वाराणसी गए थे एसडीएम कार्यालय में, तो वहाँ पे भी अपनी मांगे रखी हमने कि हमारा रोज़गार दो, क्योंकि हमने सब ट्रैक्टर लाए किस्त पे, तो किस्त पटाएंगे कहाँ से? काम करेंगे तो किस्त पटाएंगे। और राजनेता लोग कहते हैं कि ये घाट जो है तो स्वीकृत नहीं है, तो फिर रॉयल्टी क्यों कटती है हमारी? रॉयल्टी की ले जाते तो स्वीकृत है, कहीं भी नहीं रोकते। आज हम यहाँ माल निकाल करके दे रहे, नदी से ऊपर निकाल के दे रहे, तो डंपर वो रोक रहे, रास्ते रास्ते में डंपर रोक रहे, कोई डंपर नहीं जाने दे रहे। जब यहाँ डंपर ही नहीं आएंगे तो कंपनी हमसे माल कहाँ से लेगी? हमारे गांव की नदी है, हमारे गांव की प्रॉपर्टी है, इसीलिए अपन निकाल करके दे रहे रहते यहाँ से। अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ से अभी जब रेत निकालते तभी पैसा मिलता है क्या? हाँ, तो फिर अभी ये बताइए, आप लोगों को फिर ट्रैक्टर की किस्त हो गई या फिर घर परिवार कैसे चल रहा है? अभी क्या चल रहा है, सब बैठे शांत, हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पे। कब तक चलेंगी हड़ताल? जो अपना काम चालू हो जाए हड़ताल खत्म हो जाएगी। हमको रोजगार कल से चालू मिल जाए तो हमारी हड़ताल खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो जैसे ग्रामीणों ने बताया कि कुछ नेता और असामाजिक तत्वों द्वारा आकर के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ से रेतों का परिवहन नहीं हो पाता है, और जिसके वजह से यहाँ पर जो रेत डंपिंग है वो 3-4 दिनों से बंद कर दी गई है। स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ से रेत का परिवहन नहीं होगा तो यहाँ पर डंप किस तरह से करवाएंगे? अब ग्रामीणों के सामने एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि जिन्होंने ट्रैक्टर फाइनेंस करवाए हैं वो, उनके सामने अब किस्त पटाने की भी बड़ी एक समस्या सामने खड़ी हो गई है। और आपको बता दूँ कि मैं जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं पूरी तरह से यहाँ पर एक तरह से रेत की जो डंपिंग है उस पर निर्भर करते हैं, और जैसे तैसे रोजी का 700-800 रुपये कमाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। अगर ऐसे ही अब काम बंद रहा तो उनके सामने रोजी रोटी की एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई है। और भी हमारे साथ ग्रामीण, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या उन्हें सब परेशानी हो रही है, बताइए क्या काम बंद होने से? जी, काम बंद होने से हमें एक परेशानी हो रही है, अपना तो एक परिवार, लेकिन हमारे ट्रैक्टर पे 10 मजदूर चल रहे हैं। 10 मजदूर का 10 परिवार पल रहा है। अगर आज हमारा 4 दिन 3 दिन हो गया, आज घाट बंद है, तो 10 परिवार को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। यदि अगर घाट चालू हो जाता है तो हमारे मजदूर को, हमको, हमारे सबको रोज़गार मिल जाएगा। ये बताइए, कितने लोग हैं ऐसे आसपास के? अतरी सावरी ही है या और दूसरे अन्य भी गाँव के लोग हैं? हाँ, बहुत से लोग हैं, 1500 करीबन। अतरी, सावरी, अपना नोनसा, मोहाड़ी, इन गांव के लेबर आते हैं, काम करते हैं रोज रेत घाट पे, तो सबको व्यापार मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइए, ये जो रेत घाट है ये स्वीकृत है या नहीं? क्योंकि जो आते हैं वो बोलते हैं कि स्वीकृत नहीं है, ये अवैध है। आप बताएंगे कि आप तो यहाँ पर डंप करते हैं ना, आपको क्या पता है इसके बारे में? जी, राजनेताओं के कहने के अनुसार तो स्वीकृत नहीं कह रहे, लेकिन जब रॉयल्टी कट रही है तो कंपनी पैसा दी तो उसका तो वसूल करेगी। स्वीकृत है करके वो रेत निकाल रही है और हमको रॉयल्टी का पैसा देना पड़ रहा है। ये जो रेत जो पीछे डंप दिख रही है, आप लोग नहीं करवाएं? हाँ जी, हाँ, हम नहीं करवाए। अच्छा, ये बताइए, एक बार डंपिंग करने का कितना आपको मिलता है? एक डंप करने का हमको, यानी एक ट्रिप का 320। अच्छा, तो दिन में कितनी डंप कर लेते हैं आप लोग? हमारी 20-25 ट्रिप हो जाती है। मतलब दिन के 1000-2000 के ऊपर हो जाते हैं आपका? हाँ, 1500 कट पीट करके 1000-1200 रुपया बचता है। अच्छा,
तो ये थे ग्रामीण जिनका कहना है कि हम लोग नदी से रेत निकाल कर यहाँ डंप करते हैं और हमें पर डंपिंग का पैसा मिलता है। और आप जो पीछे रेत जो देख सक रहे हैं ये इन्हीं ग्रामीणों के द्वारा डंप की गई है। और स्वाभाविक सी बात है, जब इन्होंने डंप किया है तो इनको इनका मेहनताना मिला, जिसकी वजह से इनका घर परिवार चल रहा है। और अपनी जो ट्रैक्टर है उसका भी पैसा ये जो किस्त जो जमा होती है वो भी निकाल पा रहे हैं। अगर ये डंपिंग काम नहीं होगा, अगर किस्त जमा नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है इन्होंने जो बड़ी मेहनत करके जो ट्रैक्टर खरीदा है वो उसे कंपनी वापस ले लेंगी। हमारे साथ कंपनी के जो बोलना चाहिए एक तरह से जो यहाँ पर देख रेख करते हैं और व्यवस्थापक जो है, हम उनसे बात करते हैं। नरेंद्र राजपूत जी, मैं नरेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा, देखा जाता है कि रेत की जब बात आती है तो सबसे पहले अवैध शब्द जुड़ता है, तो आप बताइए मुझे कि क्या वैध है और क्या अवैध है। वैध घाट उसको कहते हैं जो स्वीकृत है सरकार से, एनजीटी और अन्य नियमों के तहत जिन घाटों से रेत निकालने की स्वीकृति मिली है उन्हें वैध घाट कहा जाता है। अपन जहाँ खड़े हैं ये अतरी है, अतरी स्वीकृत घाट है और यहाँ की बाकायदा रॉयल्टी भी कटती है और वो भी यहीं के नाम पे कटती है। कुछ लोग सिगूफा छोड़ते हैं कि ये घाट अवैध है। अगर ये घाट अवैध है तो माइनिंग के पोर्टल से यहाँ की रॉयल्टी कैसे कटती है? आप लोगों के द्वारा भी 2-3 दिन से काम बंद कर दिया गया, ग्रामीणों के सामने एक बड़ी समस्या रोजगारी खड़ी हो गई, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको ये घाट बंद करना पड़ा। हम हाँ, ये गंभीर मसला है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है और घाट बंद करना पड़ा हमें। तो हम भी चाहते हैं कि इनका काम चलता रहे, इनको रोज़गार मिलता रहे। लेकिन अगर यहाँ से रेत का परिवहन हो ही नहीं पाएगा तो ये फिर रेत जो निकाल रहे हैं ग्रामीण, इस रेत का हम क्या करेंगे? हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से रेत का परिवहन बाहर होता है, जो रॉयल्टी से जो डंपर जाते हैं उसके माध्यम से हमें पैसा मिलता है, उसके माध्यम से सरकार को राजस्व मिलता है और वो डंपर के बिकने से ही जो पैसा आता है उसी से हम इनका भी पेमेंट करते हैं। अभी कुछ दिनों से देखा ही जा रहा है कि जगह जगह में डंपरों को रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं और हो ये रहा है कि जो कुछ राजनेता है वो लोगों को उकसा रहे हैं, जनाक्रोश की स्थिति निर्मित करके रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हैं डंपरों का। और उनके द्वारा ये बहानेबाजी की जाती है कि ये रोड ख़राब हो रहा है और ये रोड स्वीकृत नहीं है। पहले तो वो खदानों को अवैध बोलते थे, जब ये क्लियर हो गया कि खदान वैध है और रेत यहाँ से निकालना है तो अब वो रास्ते पे प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे हैं। तो अगर कोई घाट स्वीकृत हुआ है, सरकार के द्वारा कोई घाट स्वीकृत किया गया है तो उसके लिए कोई रास्ता भी बनाया गया होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि बाई एयर हेलीकॉप्टर से या तो एरोप्लेन से रेत ले जाएं, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। जाना तो सड़क मार्ग से ही है और अगर सड़क को ही बाधित कर दिया जा रहा है तो फिर ये रेत कैसे जाएगी और सरकार को राजस्व कैसा मिलेगा? देखा जाता है तो अधिकतर ये बातें भी आती है कि नदी से जो घाट है थोड़ा दूर पे होना चाहिए, लेकिन नदी के किनारे हैं तो ये यहाँ पर क्यों करा गया है, ऐसा कुछ कारण है क्या इसका। इसके लिए नियम ये है कि 5 से 8 किलोमीटर दूर में जो भंडारण करने का नियम है, तो लोग इसमें कन्फ्यूज़ ये हो जाते हैं, लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि ये जो भंडारण है ये वैध है कि अवैध। तो इसके लिए साफ-साफ ये बताना चाहूँगा मैं कि नदी के अंदर से लोडिंग का सिस्टम नहीं है, वो नियम में नहीं है। तो इसीलिए ये कराया जाता है कि ग्रामीण के द्वारा और जो मज़दूर है, स्थानीय मज़दूर और ट्रैक्टर से रेत बाहर निकालते हैं नदी के बाहर, उसके वहाँ से फिर हम डंपरों से लोडिंग करते हैं और उसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है लोडिंग के लिए, खुदाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो दूसरा भंडारण जिसको बोलते हैं 5 से 8 किलोमीटर दूर में रहता है, तो होता ये है कि वर्षा काल में जो है खनन प्रतिबंधित रहता है। उस समय जो बिक्री करना है हमको तो हम उस समय के लिए हम स्टॉक करते हैं और वो 5 से 8 किलोमीटर दूर ही कोई जगह स्थान चयन किया जाता है और जिसकी स्वीकृति ली जाती है। तो लोग कन्फ्यूज़ ये हो जाते हैं कि नदी के ऊपर में अगर डंप है तो अवैध है, वो डंप नहीं है, एक्चुअल में वो लोडिंग पॉइंट है। क्योंकि नदी के अंदर से डंपर तो अपन लोड कर नहीं सकते, बिक्री के लिए जो मार्केट के डंपर जो जा रहे हैं, तो उसको किनारे में ही निकाल के लोड करना पड़ता है और ऐसा स्थान चयन करना पड़ता है जहाँ से सुगमता से डंपर चल सके। बड़ी बातें सामने आती है कि महाराष्ट्र से मैंने देखा भी है, यहाँ पर ग्रामीणों ने शिकायत भी करी है कि महाराष्ट्र से बड़े हैवी जो डंपर है यहाँ पर आते हैं अवैध रूप से और यहाँ से बिना रॉयल्टी के रेत महाराष्ट्र ले जाते। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी सत्यता है इसमें। नहीं, ये इसमें तो ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है,
क्योंकि महाराष्ट्र का सिस्टम भी बहुत तगड़ा है, मध्य प्रदेश का सिस्टम भी बहुत तगड़ा है और इनको बॉर्डर क्रॉस करना रहता है, तो बिना रॉयल्टी के ये परिवहन बिल्कुल नहीं कर सकते। और इन ओवरलोड की बात रही ओवरलोड की बात, तो ये बिल्कुल भी हास्यास्पद है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ये है कि 28 टन से ज़्यादा माल वो ले जा नहीं सकते। और जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एमपी में तो अंदर जो है वो तो आते जाते हैं, लेकिन वो भी काटा कराते हैं। लेकिन उनके पास जो नागपुर के जो डंपर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के डंपर आ रहे हैं, ओवरलोड इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि वो 28 टन की पासिंग की उनकी गाड़ियाँ हैं और वो धर्मकांटा में जाते हैं 28 टन ही लेके जाते हैं। अगर उनके पास एक्स्ट्रा माल है तो वो वहीं पे खाली कर देते हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो, तो हम भी उनको सिर्फ उतना माल देते हैं जितना वो लेके जाएँ, क्योंकि हम खुद यहाँ ट्रैक्टर के माध्यम से रेत निकाल रहे हैं, मज़दूरों से रेत निकलवा रहे हैं, जिसका हमको भुगतान अलग से करना पड़ता है। तो हमें भी कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम उनको अतिरिक्त माल दे के, अतिरिक्त रेत दे के खुद का नुकसान करें। देखा गया था कि कल जो ट्रैक्टर चालक है और मालिक है, बड़े संख्या में और लगभग मजदूर भी पहुंचे थे और कल वाराणसी में ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। उनका ये मांग था कि हमें रोजगार दिया जाए। तो आखिर क्या कारण था उनका रैली निकालने का, आप ज़रा बताएंगे तो विस्तार से। अ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि खैलांजी क्षेत्र में जो रेत घाट हैं, बहुत सारे रेत घाट है, सावरी है, खैरी है, छिचोली है, फिर अपना यत्री है, ऐसे बहुत सारे जो घाट है गुनई। अगर देखा जाए तो इसमें 5,000 से 7,000 मज़दूरों को काम मिलता है। और अभी जो नेतागिरी हो रही है, राजनीति हो रही है, दुष्प्रचार हो रहा है रेत घाटों को लेके, तो इससे वातावरण दूषित हो गया है यहाँ का हमारे प्रति, या रेत घाट में काम करने वाले मज़दूरों, ट्रैक्टर मालिकों और जो दूसरे हैं, उनके प्रति लोगों की सोच बदल गई है। वो जो नेता लोग हैं, वो जनाक्रोश की स्थिति पैदा कर रहे हैं ताकि हमारा विरोध हो या कोई संगठित हमला हमारे ऊपर हो, यानी रेत के व्यवसाय से जुड़े हुए हर आदमी के ऊपर। और हो ये रहा है कि अगर मान लीजिए जिस गांव में रेत घाट है, वहाँ अगर वो विरोध नहीं करवा पा रहे हैं गांव वालों से, गांव वालों को नहीं घुसा पा रहे हैं, तो जहाँ से वो डंपर गुजरते हैं, ऐसे किसी गांव का वो चयन करते हैं, उनको लॉलीपॉप देते हैं, तरह तरह का झांसा देते हैं कि तुमको फ्री में रेत मिलना चाहिए, तुम्हारी रोड खराब हो रही है, तुम्हारा ये हो रहा है। ने अलग अलग मुद्दे नए नए गढ़े जाते हैं और वो रास्ता को रोका जाता है। अभी इस हफ्ते में 3-4 जगह में ऐसी घटना हुई है जिससे वो रेत का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मज़दूर घर बैठ गए हैं, इसीलिए वो अपने रोज़गार की माँग करने के लिए वाराणसी में गए थे और उनकी माँग जायज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक बेरोज़गार हो जाएँगे तो उनका रोष में आना जायज़ है। ये मेरा भी एक सवाल है और ये सबके दिमाग में सवाल रहता है कि बालाघाट में जो है, जो स्वीकृत खदानें हैं उसको छोड़ करके अन्य जगह से भी रेत निकाली जाती है। आप बताएंगे कि क्या ऐसा होता है, क्या क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है इस सवाल में। ये भी जो सवाल है और लोगों के मन में भ्रांति है कि जहाँ स्वीकृत घाट है उसके अलावा भी होता है, तो ये भी हास्यास्पद है, क्योंकि इतनी सारी खदानें स्वीकृत है बालाघाट ज़िले में। जिस फर्म को काम मिला हुआ है उसको इतनी सारी खदानें मिली हुई हैं कि सभी में प्रॉपर वे में वो खुद खनन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बोलिए या जो भी एरिया है सभी जगह में, वहाँ प्रॉपर खनन खुद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेत का जो मार्केट है अभी कोरोना काल के बाद की स्थिति देखा जाए तो रेत का मार्केट एकदम बैठ गया है। जब बिक्री ही नहीं होगी, लोगों को रेत की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो अन्यत्र जगह में खोदने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? जो हमारे पास स्वीकृत घाट है हम वो उसी का खनन नहीं कर पा रहे हैं, उतनी बिक्री नहीं हो पा रही है, उतना परिवहन नहीं हो पा रहा है। और जब ऐसी स्थिति है तो फिर दूसरे जगह में जाके चोरी करना और ये करना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हम नदी में खड़े हैं जो स्वीकृत घाट है और लगातार लोग भी सवाल उठाते रहते हैं और ये आरोप लगते रहते हैं कि नदी में मशीन के माध्यम से रेत खोदी जाती। तो हम जो व्यवस्थापक है, हम उन्हीं से जानते हैं, नरेंद्र राजपूत जी, कि आखिर जो सवाल उठते हैं मशीनों को लेकर के, क्यों उठते हैं वो सवाल, क्या है इसके पीछे का कारण, जी बताएंगे। मशीनों से खनन की बात जो है वो सरासर झूठी है, लेकिन हाँ, मशीनों का इस्तेमाल घाटों में ज़रूर किया जाता है। होता ये है कि जहाँ से हमको रेत निकालना है या ग्रामीण जो रेत निकाल के देते हैं, जिस रास्ते से का उपयोग वो करते हैं, वो रास्ता, वो रेम मशीनों से बनाया जाता है, क्योंकि मज़दूरों से ऐसा रास्ता बनवाना संभव नहीं है। और दूसरी चीज़, और मशीन के इस्तेमाल की बात जो है, होता ये है कि जब रेत बाहर निकल जाती है नदी से बाहर और अपन को उसमें को डंपर में लोड करना होता है, वहाँ भी हम मज़दूर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डंपरों में जो रेत हमको डालना रहता है वो हम मशीन से ही डालते हैं।
और रही बात खनन की, तो खनन में मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमने इस पूरे मामले में जो अत्रि और सावरी लगातार 2 दिनों से चर्चा में बना हुआ है, और यहाँ के जो ट्रैक्टर मालिक है और जो मज़दूर है जो कल वारासिवनी पहुँचे थे, जिन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, हमने उनसे चर्चा की, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और लगातार जो आप लोगों के मन में जो सवाल उठते रहते हैं रेत को लेकर के कि डंपिंग कहाँ होना चाहिए, मशीन का उपयोग क्यों होता है, तो इन सब चीज़ का जो हमने बेबाकी से जो हमने सवाल किया, तो नरेंद्र राजपूत जो व्यवस्थापक है उन्होंने इन सब बातों का जवाब दिया है।